करंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम कन्वेंशनल करंट है तो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है. मेटल अगर है तो चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर है तो एयर है तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब लिक्विड है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आयंस. ठीक है. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहा है तो ईवी अपॉन 2πr या फिर क्यू ओमेगा अपॉन 2π या फिर क्यू इंटू यप या फिर ई अपॉन टी वेयर टी इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन. ठीक है. उसके बाद में हमने देखा था कंडक्टर है उसमें से जो चार्जेस फ्लो होते हैं कितना होता है चार्ज क्यू इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू ई वेयर एन का मतलब स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए एरिया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन फिर मोबिलिटी बनेगी वी डी अपॉन ई. ठीक है. उसके बाद में v इक्वल्स टू आई आर रेजिस्टेंस देन j इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई. ये बेसिक पार्ट खत्म करने के बाद कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस. उसके बाद में लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. फर्स्ट लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन, वेरी गुड. ठीक है. उसके बाद में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है अल्फा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू एंड एनी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर टी इक्वल्स टू आर जीरो इन ब्रैकेट 1 प्लस, लेकिन वहां पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस नहीं देंगे तो 1 प्लस अल्फा इंटू T1. ठीक है. ये इक्वेशन यूज करना है. उसके बाद में रेजिस्टर क्या होता है रेजिस्टर मतलब कार्बन रेजिस्टर हम यूज करते हैं किससे बनते हैं पाउडर्ड ग्रेफाइट एंड क्ले से. ठीक है. फिर उसके ऊपर होती है कलर कोडिंग. क्या होता है कलर कोडिंग के टेबल में पहले वेरी गुड एंड कोड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 टॉलरेंस प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस. वेरी गुड. ठीक है. एंड एक्चुअल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले दो कलर बैंड का कोड लेना है, थर्ड का एंड लास्ट वन का टॉलरेंस. ठीक है. उसके बाद में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. रेजिस्टर्स इन सीरीज है तो डायरेक्ट एडिशन, पैरेलल में तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. एंड उसके बाद में फिर लास्ट लेक्चर में शुरू किया था डिस्कशन अबाउट EMF. EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स total amount of energy spent by the cell to the charge to circulate it once round a complete circuit denoted by E given by E equals to W by Q and SI unit and dimension same रहेंगे as that of तो स्केलर या वेक्टर है स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. उसके बाद में आता है इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस अपोज प्रोवाइडेड बाय लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट इन द केमिकल सेल एंड उसको ओवरकम करके जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. कितना होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर वेयर V का मतलब यानी ओनली एनर्जी अवेलेबल अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E का मतलब टोटल एनर्जी एंड I इज द स्मॉल r इज द यानी कि करंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r करना पड़ेगा. ठीक है. एंड पावर कैलकुलेट कर रहे तो आई स्क्वेयर इंटू आर. इसके ऊपर से हमने एक टेबल भी बनाया था शॉर्ट सर्किट में क्या होता है ओपन सर्किट में क्या होता है आर इक्वल्स टू स्मॉल आर है तो कितना है एंड कैपिटल आर है तो कितना है. ठीक है. उसके लिए पोटेंशियल के एंड पावर के एक्सप्रेशन डिराइव किए थे. हटो तो ना टेबल. चलो राइट डाउन क्वेश्चन. if a cell of EMF if a cell of EMF E cell of EMF E equal to 1.5 volt and internal resistance
0.2 ओहम, 0.2 ओहम when connected an external resistance of when connected across external resistance of 2.8 ohm, 2.8 ohm, then find current flowing through the circuit. वेरी गुड. कैसे? देखो गिवन डेटा आपको स्मॉल आर दिया है 0.2 ओहम, कैपिटल आर दिया है 2.8 ओहम एंड बैटरी का ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट. हमें करंट फाइंड करना है. तो जब भी ईएमएफ दिया जाता है करंट का फॉर्मूला होगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. अब ई कितना है 1.5, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना आ रहा है 3, तो 1.5 अपॉन 3 डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर. दिस विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है. सेम क्वेश्चन है. देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. 1.3 0.5 कैसे फाइंड करेंगे? देखो V इक्वल्स टू क्या है E माइनस आई आर. तो क्या होगा E माइनस आई आर करेंगे तो E कितना है 1.5 माइनस I कितना है 0.5, R कितना है 0.2, तो 0.5 इंटू 0.2 कितना होगा 1 होगा या 0.1 होगा 0.1 होगा. कितना होगा 0.1. मल्टीप्लीकेशन सांभाळून करायची. ठीक है. तो 1.5 में से 0.1 गया मतलब 1.4 वोल्ट. एक तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ओम्स लॉ भी चलेगा, यानी V इक्वल्स टू आई आर करेंगे यू विल गेट सेम आंसर. करो पुट. I कितना है 0.5, R कितना है, करो मल्टीप्लीकेशन 2.8 इंटू 0.5 1.4. ठीक है. चलो सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैटरी का ईएमएफ दिया है 4 वोल्ट. कितना ईएमएफ 4 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.8 ओम, 0.8 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 0.8 ओम. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.2 ओम. देन व्हाट विल बी द करंट 2. क्या होगा अगेन? करंट इज गिवन बाय E. E कितना है 4, 1.2 प्लस 0.8 मतलब 2, तो 4/2 मतलब 2 एम्पियर. दिस विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस 2.4. कैसे? V इक्वल्स टू I इंटू आर कर सकते हैं. I कितना है 2, R कितना था 1.2, तो ये बना 2.4 वोल्ट. दिस विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है. तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू ईएमएफ ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब सेम पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है. राइट डाउन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट रीडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. एंड इसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? बैटरी. वेरी गुड. बैटरी का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल उसके ब्रैकेट में लिखो बैटरी. जैसे हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, एक तो सीरीज में नहीं तो पैरेलल में, उसी तरह से हम सेल को भी सीरीज एंड पैरेलल में कंबाइन करते हैं. तो फर्स्ट वन आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की केस में क्या होगा? देखो जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे 3 सेल हमने एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किए. इनके ईएमएफ दिए आपको E1, E2 एंड E3. इंटरनल रेजिस्टेंस है R1,
R2 एंड R3 एंड ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कौन सा, कैपिटल R. देन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट. नाही असं ओरली सांगा ना, असं कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नाही त्याच्यात. डायरेक्ट एडिशन, ईएमएफ की एडिशन होगी क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में, ईएमएफ की एडिशन होगी क्या, यस और नो. क्यों, क्योंकि जब हम रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते थे तो पोटेंशियल डिवाइड होता था. इस तरह से अगर सीरीज में एक के बाद एक कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके ईएमएफ की भी एडिशन होगी. यानी कि इस गिवन सर्किट में जो भी नेट ईएमएफ होगा वो कितना बनेगा, इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सेल को कनेक्ट करेंगे ईएमएफ की क्या होती है, डायरेक्ट एडिशन. क्लियर है. अब उसके बाद में हमें करंट फाइंड करने के लिए सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए. तो कितना है रेजिस्टेंस सर्किट में, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा, वो भी तो सीरीज में है ना. देखो जो करंट फ्लो होगा वो एक ही करंट फ्लो हो रहा है सारे रेजिस्टर में से, इसका मतलब ये सबके सब कैसे है, एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं, सीरीज में. कैसे है, सीरीज में. यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा इन द गिवन सर्किट इक्वल्स टू कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल R. एंड इसके ऊपर से अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है तो कितना बनेगा, I इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल R. तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ सेल्स यानी बैटरी गिवन है एंड उसके ऊपर से हमें करंट फाइंड करना है तो ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे. ठीक है, राइट डाउन. व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन इंद्रनील, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन, सुमित इकडे येईन बेटा, समोर भरपूर जागा आहे ना. When cells are connected in series, then net EMF is given by direct addition of each EMF. Direct addition of each EMF. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो एंड इक्वेशंस लिख लो. कार्तिक इकडे तू समोरच्या बेंचवर चल पटकन. सांगू नको त्याला अजिबात, लेट आला ना तो, सांगू नको त्याला. का तू लेट आला, ओके. घुमून फिरून प्रत्येक ठिकाणी तेच, सीरीज असलं रेजिस्टेंस की डायरेक्ट एडिशन होती थी, ईएमएफ की भी डायरेक्ट एडिशन होगी. मतलब अगर ये पार्ट कैपेसिटर में क्लियर हुआ है तो इसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क ही नहीं करना है. ठीक है, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन. बस यहाँ पे और एक स्पेशल केस आएगी, स्टार मार्क करके लिखो. इफ n number of cells, if n number of cells each of EMF E, n number of cells each of EMF E and internal resistance R, कौन सा R, इंटरनल बोलेंगे तो हर बार स्मॉल r लेना है. ठीक है, each of EMF E and internal resistance small r when connected across external resistance R, when connected across external resistance R, then current flowing through the given circuit will be, बोलो कितना होगा, एक्सलेंट, वेरी गुड. साक्षी, R प्लस
नहीं बरोबर सांग ना. अभी कंडीशन क्या हो गई, E1 प्लस E2 प्लस E3 करना नहीं, क्योंकि सबकी EMF कैसे सेम है. तो ऐसे अगर दो EMF होते तो हम क्या लिखते, नेट EMF इक्वल्स टू E प्लस ई मतलब 2 इंटू ई. अगर 3 सेल होते तो क्या लिखना पड़ता, E प्लस ई मतलब 3 टाइम्स ऑफ E. अगर n नंबर ऑफ सेल्स गिवन है तो इस केस में नेट EMF बनेगा E नेट इज इक्वल्स टू n इंटू ई. क्लियर है सबको, कड़ा लगा, एस नो. अब उसी तरह से सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में कनेक्टेड है. तो अगर दो सेल होते तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर मतलब 2 इंटू स्मॉल आर. अगर 4 सेल होते तो 4 इंटू स्मॉल आर. तो n नंबर ऑफ सेल है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस बनेगा n इंटू स्मॉल आर. और करंट का फॉर्मूला तो वही होगा, I इज इक्वल्स टू नेट EMF डिवाइडेड बाय R नेट प्लस कैपिटल R. यानी कि करंट के लिए एक्सप्रेशन बनेगा n इंटू ई डिवाइडेड बाय n इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R. ये होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट व्हेन n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. Current flowing through the circuit when n number of identical cells are connected in series. हो गया. अब सेम केस हमें पैरेलल के लिए भी पढ़ना है, कंप्लीट लिख के. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे कि पहले जनरल केस लेते हैं कि सपोज 3 सेल्स ईच ऑफ EMF E1 E2 E3 internal resistance R1 R2 and R3 are connected in parallel with each other across external resistance capital R. ये सर्किट की केस है. तो क्या होगा, अब EMF की क्या होगी, एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन होगी या रेसिप्रोकल की एडिशन होगी. EMF के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल की एडिशन. सगळ्यांना कळतंय का, EMF कैलकुलेट करना है नेट EMF, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन का, एडिशन की रेसिप्रोकल, एडिशन की रेसिप्रोकल. वैसे नहीं होगा, क्योंकि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट सेम होता है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो हर एक सेल का EMF क्या रहेगा, सेम रहेगा. मतलब यहाँ पे E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3 बनेगा. एंड अगर ये सेम नहीं है तो भी ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होके E इतना EMF प्रोवाइड करेगा इन ईच सर्किट. आठवतं का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर भी रेजिस्टर भी हम क्या करते थे, पोटेंशियल रिमेन्स सेम कांस्टेंट. क्या डिवाइड होता था, सिर्फ करंट डिवाइड होता था, ठीक है, चार्ज डिवाइड होता था. यानी यहाँ पे नेट EMF अगर चाहिए तो 3 सेल है, इसलिए क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ E. कड़ा लगा. अब क्या होगा स्मॉल r के साथ, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ये बनेगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस. एंड फाइनली फिर I इज इक्वल्स टू बनेगा EMF नेट डिवाइडेड बाय स्मॉल r नेट प्लस कैपिटल R. सेम एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये इन जनरल केस हो गई, बट इससे रिलेटेड जो है हमें हर बार आइडेंटिकल सेल एंड आइडेंटिकल इंटरनल रेजिस्टेंस दिए जाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ले लगा, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर. when cells are connected in parallel with each other. When cells are connected in parallel with each other. When cells are connected in parallel with each other. अगर सेल्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे देन
कसं काय आज रोज येते काल चलो नेक्स्ट पॉइंट भी स्टार मार्क करके लिखो इफ n number of identical cells if n number of identical cells each of emf e and internal resistance small r, इसका मतलब अभी सेल के नंबर n होंगे लेकिन हर एक सेल का ईएमएफ ई होगा, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होगा. ठीक है. इफ n नंबर ऑफ सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल with each other when connected in parallel with each other then current flowing through the circuit is राम किती असेल करंट आणि राम रोज मेंटेन करणं बेटा, तू एकच दिवस मोटिवेट होतो, व्हॉइस नोट्स एक दिवस आल्या परत गायब, रेग्युलर सेंड करा. ठीक आहे. आता अजून एक पार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक मी नाव घेतो, त्यांनी फक्त नंतर मला सांगा तुमचं नाव घेतलं आहे म्हणून. यांना कंपल्सरी, बाकीच्यांना अलाउड नाही असं नाही. म्हणजे आपण काही पार्शलिटी करत नाही आहे, बट हे लोक रेग्युलर येतील आणि करतील म्हणून त्यांच्यासाठी आपण हा पार्ट कंडक्ट करतो आहे. ठीक आहे. तन्विषा, सुप्रिया, प्रणिता, खुशी, त्यानंतर साक्षी, देव, राज विटोरे, प्रथमेश कातार, भगत, तेजस सराफ, नंतर इकडं हर्षल भोसले, हर्षल तिडके, यश पवार, भगतच्या पाठीमाग कोण आहे, स्वप्नील शिरुडे, शंतनू काळे, श्रवण, देवेश कदम, यशवंत राऊत, यश, विशाल, शुभम, वरुण, प्रतीक, सगळेच आहे, साहिल, अक्षय, फक्त रोहिणी आणि कल्याणी राहिले आहे ना दोघी, श्वेता पण, त्यानंतर सनी, लक्ष, कार्तिक, इंद्रनील, तुमचं नाव नाही घेत मी आत्ताच. ठीक आहे ना. त्यानंतर हरी, राम, आणि इकडे कोपऱ्यात कोण आहे, नाव काय बेटा तुझं, हो कृष्णा, कुठं असतो कृष्णा तू, आणि इकडे युवराज, ज्यांचे नाव घेतले. हे बघा आपल्याला काय करायचे, परत 11th NCERTचे जे झालेले टॉपिक्स आहेत टेस्ट सिरीजमध्ये तुमच्या लक्षात आलं होतं त्यापेक्षा माझ्या जास्त लक्षात आलं, तर त्यावर आपल्याला परत एकदा वर्क सुरू करायचं आहे. कळालं ना, कारण 1 year झालं कंप्लीट, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी पार्ट आपण तो विसरलो आहे. तर हे सगळं होऊ द्यायचं नाही आहे, त्यासाठी आपण परत याला याच्यावर वर्क करण्यासाठी परत एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करतो आहे. आणि ज्यांचे नावं घेतली त्यांना कंपल्सरी या गोष्टी, कळालं ना. त्यामध्ये पहिला पार्ट DPP असेल. ठीक आहे. आणि DPPमध्ये जो पॅटर्न आपण लास्टला फॉलो करतो तो सेम राहील, 1 week 1 टॉपिक. ठीक आहे. DPPचा टाईम असेल मॉर्निंग 6:30 to 7:15, सकाळचे 6:30 ते 7:15. कळालं. आणि यामध्ये जो टॉपिकची सिक्वेन्स असेल ती मी तुम्हाला ग्रुपवर, आपल्या कॉमन ग्रुपवर, मी नावं ज्यांचे नाही घेतले तुम्हाला येऊ देणार नाही, क्वेश्चन पेपर देणार नाही, अशातला कुठलाही प्रकार नाही. बट तुम्ही येत नाही असं मला जाणवतं, त्याच्यामुळे मी नावं नाही घेतले. आले तर खूप चांगली गोष्ट आहे. ठीक आहे ना. ग्रुपवर संडेला नेक्स्ट वीकमध्ये कुठल्या टॉपिकवर DPP असेल हा पार्ट आपण डिस्कस करू. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट मंडेपासून, सपोज आता नेक्स्ट मंडेला डेट किती आहे, 8th ऑगस्ट, नाही नेक्स्ट मंडे म्हणतोय पुढचा 16 ऑगस्ट आहे बरोबर. मग 16th बरं 15 ऑगस्ट एक्झाम्पल घ्या, एक्झॅक्टली इकडे तिकडे झाली तर डेट चालेल. मग आपण 15 ऑगस्टपासून, बडबड नाही रे, 15 ऑगस्टपासून ज्या टॉपिकवर DPP स्टार्ट करणार आहे तो टॉपिक आपल्याला 8 ऑगस्ट to 15 ऑगस्ट या इन बिटवीन डिस्कस करायचं आहे. आता या डिस्कशनमध्ये काय असेल, सगळ्यात पहिले जे आपले मॉड्यूल्स आहेत त्यामधले सॉल्ड, अनसॉल्ड, एक्सरसाइज 1 and 2 हे 2 तर झाले होते, बट हे तुम्हाला रिवाइज करायचे. यामध्ये मी काही जास्त हेल्प करणार नाही, बट एक्सरसाइज 1 and 2 एक क्लासमध्ये आपल्याला कंपल्सरी डिस्कस करायचे. हे झालं नीट
प्लस ज्यांना स्ट्रिक्टली CET आणि मेन्स करायची त्यांच्यासाठी. आता जे ॲडव्हान्स करणार आहेत, ॲडव्हान्स करणाऱ्यांची मी नावं क्लासमध्ये घेत नाही, तुम्ही येऊन भेटा की सर मला खरंच ॲडव्हान्सच करायचं आहे, तर त्यांच्यासाठी वेगळे आपले नोट्स आलेले आहेत. तर याच टॉपिकची सेम पार्टवर आपण काय करणार आहे, अगेन ॲडव्हान्सचे जे काही मॉड्यूल्स आहेत त्याचे पण क्वेश्चन डिस्कस करणार आहे. कळालं? आता हे इनिशिएटिव्ह घेतोय मी, सुरू करतोय, रिस्पॉन्स द्या, साथ द्या. कळालं ना? नाहीतर काय होतं, 4 दिवस सगळे येतात आणि 5व्या दिवशी फक्त 3-4 डोके दिसतात. कळालं ना? अशा गोष्टी करू नका, कारण याच्यानंतर परत तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी भेटणार नाही. आता याच्यामध्ये काय असेल बघा, ह्या वीकमध्ये एकतर पूर्ण टॉपिक इन डिटेल मी शिकवणार. फर्स्ट 1, 2, 3 लेक्चरमध्ये सायमल्टेनियसली तुम्हाला मॉड्यूलमधलं वर्क सॉल्ड अँड अनसॉल्डचं देणार आणि एक्सरसाइज 1 and 2 जे आहे ते आपण लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. पाहिजे तर आपण 1 एक्सरसाइज आता घेऊ, सेकंड एक्सरसाइज परत जेव्हा आपली सेम सायकल रिपीट होईल तेव्हा पण आपण कंडक्ट करू शकतो. डिपेंड्स ऑन युअर परफॉर्मन्स, तुमच्याकडून किती कव्हर अप होतं त्यावर डिपेंड आहे. हे मी परत सांगतोय बघा, काय असतं, फेज असतात प्रत्येकजण फॉर्ममध्ये येण्याच्या. बरोबर आहे ना? मागच्या वर्षी पण तुम्हाला आठवत असेल, ऑफलाईन सुरू झालं तेव्हा बाकी सगळे शांत होते, तेव्हा आपण प्रॅक्टिस सेशन घ्यायचो 3-3, 4-4 तास. मग नंतर बाकी सगळे परत जागे झाले, मग त्यांनी काय केलं, परत ट्रॅक सुरू केले आहे ना, 3 ट्रॅक 4 ट्रॅक, मग नंतर आपण शांत झालो. आता सेम मुवमेंट आहे, आता सगळे शांत आहेत. बरोबर आहे की नाही? दुसऱ्या बॅचेस आल्या, हे आल्या, ते आल्या, तिकडं फोकस आहे. हे कधीपर्यंत असणार आहे? नियरली अबाउट ऑक्टोबरपर्यंत. ऑक्टोबर नंतर परत लक्षात येईल सगळ्यांच्या, अरे सिलेबस तर खूप पेंडिंग आहे, काहीच होत नाही. मग परत तुमचे ट्रॅक सुरू होतील. मग आता ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर हे 3 मंथ आपल्याकडे कंप्लीट आहे. हे जर तुम्ही स्ट्रिक्टली फॉलो केलं तर 11th NCERT आपलं विथ प्रॅक्टिस अगेन 100% कंप्लीट होईल. मग तिकडचा लोड जर वाढला तर मी ऑक्टोबरपासून परत नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी 3 महिने तुम्हाला सोडून नाही देणार, पण रिलॅक्स करणार. ठीक आहे ना? हे कंपल्सरी नसेल, वीकली 1 किंवा 2 टेस्ट आपण कंडक्ट करू. त्यानंतर जानेवारी, फेब्रुवारी बोर्डसाठी असेल तुम्हाला. कळालं ना? म्हणजे लेक्चर, क्लास, टेस्ट सिरीज तर असेलच, बट हे जे एक्स्ट्रा वर्कचं लोड आहे तो वर्कलोड कमी असेल. आणि फेब्रुवारी कंप्लीट झाला की अगेन मार्च आणि एप्रिल आणि मेचे 10 दिवस अगेन आपल्याला 2 मंथ मिळतात. ठीक आहे? मग त्यामध्ये सेम पार्ट आपण 12th NCERT आणि 11 + 12th NCERTचं रिपीट करणार आहे. हे जर फॉलो केलं तर लक्षात घ्या, खूप सारे ॲडव्हान्टेज तुम्हाला मिळतील. ज्यांचे नावं घेतली त्यांना कंपल्सरीज आहे, एक्सक्यूज नाही आहे. तुम्ही जर नाही आले तर तुमच्या पॅरेंट्सला बोलून टेस्ट सिरीजचे मार्क्स डिस्कस करणार आहे. कळालं ना? तर ते मी मागं ठेवलेले आहे. जे ॲब्सेंट राहतील, माझं ऐकणार नाही, त्यांच्या मग पॅरेंट्सला बोलून त्यांना समजावून सांगावं लागेल की टेस्ट सिरीजचा हा स्कोर आहे 180 पैकी 18 मार्क्स, आणि आपण परत या टॉपिकवर प्रॅक्टिस करतोय, प्रथमेश कातार येतच नाही आहे. मग याचे 18मध्ये 2-4 मार्क्स कमी धरा, एवढे मार्क्स एक्सपेक्ट करा फायनल एक्झाममध्ये. प्रथमेश कातार एक्झाम्पल सांगितलं, त्याचंच नाव आहे, असं काही नाही आहे. ठीक आहे? तर या गोष्टी असणार आहे. कळालं? करायचं सुरू हे मग फ्रॉम मंडे. कळालं? तर ह्या मंडे टू सॅटर्डेमध्ये आपल्याला काय करायचं, आता युनिट्स अँड डायमेन्शन सगळ्यांनी येतो, त्याला 8 दिवस काय होतं, तुम्ही आले का तुम्ही म्हणशाल येतच, मग जायचीच काही गरज नाही आहे. त्यामुळे आपण स्टार्ट करू फ्रॉम ग्रॅव्हिटेशन. कळालं ना? ग्रॅव्हिटेशन, देन रोटेशनल मोशन, देन फ्लुइड मेकॅनिक्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, देन SHM अँड देन वेव्स. हे पहिले टॉपिक कंप्लीट करू. उसके बाद में 1D, 2D, NLM, वर्क पॉवर एनर्जी आणि डायमेन्शन चालता बोलता होऊन जातो. कळालं? तर आता नेक्स्ट वीकसाठी म्हणजे फ्रॉम 8 ऑगस्ट टू 15 ऑगस्ट आपल्याला ग्रॅव्हिटेशन डिस्कस करायचं आहे. कळालं ना? त्यामुळं मंडेपर्यंत काही करू नका यायचं, बट मंडे नंतर येत असताना मॉड्यूल आणि त्या रिलेटेड वर्कशीट दिल्या आहे का तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनच्या? ठीक आहे, असतील त्या वर्कशीट रोज इथं घेऊन येत जा. कळालं ना? तर आपण काय डिस्कस करायचं ते मी लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगेल. आता सगळ्यात महत्त्वाचा इश्यू लेक्चरचा टाईम. आपण 4 to 6 ठेवलं आहे, बट काय तो आपला ऑफिशियल टाईम नाही आहे. बरोबर आहे ना? बरेच जण लेक्चर नसताना पण मग कारणं देतात की सर त्या टाईममध्ये लेक्चर आहे म्हणून. तर 4 to 6 तुम्हाला असेल तर आपण 4 to 6 कंडक्ट करू, किंवा मग आपला हक्काचा टाईम आहे 6 PM to 8 PM. याच्यामध्ये काही विषयच नाही आहे. काय संध्याकाळी DPP मॉर्निंगला होणार. कळालं ना? आणि हे सगळं जे डिस्कशन आपण करणार आहे हे इव्हिनिंगला, मग इव्हिनिंग 4 to 6 सांगा किंवा 6 to 8 सांगा किंवा 4 to 8 सांगा. 6 to 8 सगळ्यांना पॉसिबल नाही. किती लोकांना 4 to 6 मध्ये प्रॉब्लेम आहे? 4 PM to 6 PM. राम, खरंच प्रॉब्लेम आहे तुला? काय प्रॉब्लेम 4 to 6 मध्ये? हां, काय म्हणजे स्टडीला दिला आहे ना, तो चेंज होऊ शकतो ना बेटा. स्टडीचा टाईम एवढा इम्पॉर्टंट आहे का? तो चेंज करू शकतो ना आपण. स्वप्नील तुझं काय? ठीक आहे, 4 to 5. 4 to 5 वाटलं तर 5 नंतर कंटिन्यू करू, ज्यांना जायचं ते जाऊ शकतात नंतर. ठीक आहे? सो फ्रॉम दिस मंडे 4 to 5 वी हॅव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट ग्रॅव्हिटेशन. जे लेट जॉईन झाले, ज्यांनी ग्रॅव्हिटेशन शिकवताना ॲब्सेंट होते, त्यांनी तर कंपल्सरी यायचंच आहे. कळालं ना? कारण यामध्ये पहिले मी टॉपिक पण शिकवणार आहे.
कळालं. आणि सायमल्टेनियसली मग मॉड्यूलचे सॉल्ट अनसॉल्ट तर झाले आहेत ग्रॅव्हिटेशनचे, ठीक आहे. त्यामध्ये पण तुम्ही एकदा पाहिजे असेल तर ओव्हरव्ह्यू घ्या, ज्यामध्ये डाऊट येत असतील, विसरले असतील ते स्टार मार्क करा आणि मग डेली आपण 50-60पर्यंत एक्झाम्पल सांगू, तोपर्यंत तुम्ही अटेम्प्ट करून या. जे तुमचे प्रॉब्लेम असतील तेही आपण त्या पार्टमध्ये डिस्कस करू. कळालं. तर ह्या मंडे टू सॅटर्डेमध्ये मॉर्निंगला DPP नाही आहे. मग आपण काय करणार, मंडे टू सॅटर्डे ग्रॅव्हिटेशन कंप्लीट करणार आणि ग्रॅव्हिटेशन कंप्लीट झाला की नेक्स्ट वीकमध्ये मंडे टू सॅटर्डे मग DPP असेल. कळालं ना. मग तेव्हा आपण इव्हिनिंगला रोटेशनल मोशन डिस्कस करणार. ईच वीक 1 टॉपिक. असं मंथली आपले 4 टॉपिक कंप्लीट होतात. 2 मंथमध्ये 11th NCERTचे ऑलमोस्ट सगळे टॉपिक आपले कंप्लीट होतील. तोपर्यंत आपली 12th NCERT इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स सेक्शन कंप्लीट होतो. कळालं ना. मग हा कंप्लीट झाला की अगेन विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. त्यामुळे जे पाठीमागे राहिलेले टॉपिक विसरलेले आहेत, जसं काही लोकांना इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स करायचा होता पण गेला, ठीक आहे ना, तर त्यांनाही ती अपॉर्च्युनिटी मिळेल. बट आता तुम्ही किती दिवस हे फॉलो करू शकता ते आपण बघू. आता काही लोकांचं जमतच नसेल यायला तर त्याला ऑप्शन नाही. कळालं ना. त्याला काय करायचं त्यांचं त्यांनी बघून घ्यायचं. काय होतं, काही लोक असे असतात, सर नाही 4 ते 5 मग मला काय दुसरा सब्जेक्ट स्टडी करायचा आहे. मग 4 ते 5 तुम्ही यांना शिकून द्या, मग मी परत 6ला येईन आणि मला तेच डाऊट परत सांगा. असं होणार नाही. कळालं ना. इकडे क्लासमध्ये जे डाऊट्स आपण डिस्कस केले ते परत परत जर इंडिव्हिज्युअली सगळ्यांना सांगायचे म्हटलं तर मला घरी जायला 11 वाजतील. त्यामुळं लेक्चरमध्ये आले तर तो सगळा पार्ट कवर होईल. चलो नेक्स्ट हो गया. तो ये स्टार मार्क करके क्या लिखा है बोलो पहले. n number of identical cells well connected in parallel, then current flowing through the circuit will be. कितना है करंट, नहीं लिहिलं का, किती येतं करा बरं कॅल्क्युलेट. NE/NR+R म्हणजे सेम असेल जे सिरीजमध्ये होतं ते. एवढं सगळं कशाला लिहून दिलं असतं मी. सनी इथं नव्हते सेम, पण आता जो स्टार मार्क करून पॉईंट लिहून दिला त्यात सेम आहे. 3 कसं काय, 3 नाही आहेत. n नंबर ऑफ सेल्स आहेत फक्त. असं म्हटलंय का 3n सेल्स. 3 कुठून आणलं, इथं 3 होते म्हणून 3 घेतलं, पण n असेल तर n घेणार आपण. सनी हां चला, कोणाचा आला सर. अथर्व, सवई, देवराज, हर्षल, करणं मग श्रवण. आणि 4 to 5 हे सगळं असेल. जे ॲडव्हान्स करणार आहेत, खरंच करायचं आहे त्यांचा 5 ऑनवर्ड टाईम असेल. 4 to 5 मध्ये तरी हे होणार कंबाईन नीट, JEE मेन्स प्लस CET. आणि ज्यांना ॲडव्हान्स करायचं आहे तर ॲडव्हान्सचे मॉड्यूल आपण त्याच्यानंतर सॉल्व करणार. n²E/R+R. शुभम सेम. 9 कुठं, नंबर कुठं आणतोय, फक्त n आहे तिथं, नंबर दिलेलेच नाही आहेत ना. n नंबर ऑफ सेल्स आहेत, 3 सेल्स नाही आहेत. त्यामुळे 3, 9 हे नंबर घेऊच नको तू. फक्त स्मॉल आर कोणता, कॅपिटल आर कोणता. R1 R2 है नहीं यहाँ पे. क्या बोला डायरेक्टली, n नंबर ऑफ सेल है, हर एक का EMF E है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना है, स्मॉलर ई. तो कितना होगा करंट. परत परत NE/R. सांग ना. n/इंटरनल रेजिस्टन्स कुठंच येत नाही. कसं आणतोय तू काही पण, व्यवस्थित सोडव. बरोबर आहे तुझं, पण काहीतरी मिस्टेक करतोय तू. वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है. देखो
नंबर ऑफ सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो नेट ईएमएफ कितना होगा, सिर्फ ई होगा, इसके साथ कोई एन नहीं आएगा, कड़ा लगा। उसके बाद में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना होता है, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर है तो आर बाई एन होता है, यानी कि स्मॉल आर अपॉन एन आएगा, श्रवण एन बाय आर नहीं, आर अपॉन एन आएगा, प्लस कौन होगा, कैपिटल आर, ये बन गया इलेक्ट्रिक करंट, कळा लगा। पहिले एन स्क्वेअर ई, नंतर एन ई पण म्हटली तू नंतर, मग एन ई आहे की इथं, आता येईल ते, पण आता इथं आहे का, तू हाच फॉर्म्युला सांगितला, फक्त ई सोबत एन सांगितलं। सबको हो गया क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके एडिशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे एडिशन बोलो, कैपिटल आर को एन बाई एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके डिनोमिनेटर सेम होगा। तो इक्वल्स टू क्या होगा, एन इंटू ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर। खूप अवघड स्टेप केली मी इथं, थोड़ा विचार करा, कळते का बघा। डिनोमिनेटर का एन था ना, वन अपॉन एन, वो ऊपर जाके ई से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल आर बचेगा एंड ये एन इंटू कैपिटल आर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेल को कनेक्ट करेंगे तो करंट बनेगा एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस, सॉरी स्मॉल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट भी स्टार मार्क, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, उसमें लिखो व्हेन स्मॉल एन, स्मॉल एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या, उनका ईएमएफ भी सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम। व्हेन n number of identical cell are connected in series and m number of, small m number of identical rows, row बर का, ROW apostrophe S, identical rows are in the circuit, then current flowing through the circuit will be पहले जो लिखा है उसकी मीनिंग समझ में आती है कि देखो, समझ लो, करो फिर सॉल्व। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो लिखा है वो समझत नहीं है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं है, स्टार मार्क में ऐसे बोला है कि ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है एंड इस तरह के 1, 2, 3 ऐसे कितने रो है, m रो है, कड़ा लाता। चलो तो करो फाइंड करंट कितना होगा। ई एम ई म्हणना, ई एम काय, एम ई अपॉन एम आर, एन आर। नाही अजून सिंप्लीफाई कर देना। देखो सबसे पहले n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज है, तो एक रो का, ये जो पहला वाला रो है, इस एक रो का नेट ईएमएफ कितना होगा,
n इंटू ई सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होता है ना। लेकिन ऐसे अगर यम छोड़ो इन्फिनिटी भी ब्रांचेस रहेंगे तो भी नेट ईएमएफ पैरेलल में चेंज होगा क्या, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इस मिक्स कॉम्बिनेशन वाले सर्किट में जो नेट ईएमएफ रहेगा वो कितना रहेगा, n इंटू ई, वेर n का मतलब नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। पैरेलल में कितने रो है कुछ भी कंसर्न नहीं रहेगा। क्लियर। अभी इस सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बोलो एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा, n इंटू आर। सीरीज में डायरेक्ट एडिशन होती है ना। ऐसे कितने n इंटू आर है, तो अगर जनरल ऐसे बोला होता कि कैपिटल R एक रेजिस्टेंस है एंड ऐसे 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, हम क्या करते हैं R/4। तो यहाँ पे कैपिटल R का मतलब कौन है, NR, एंड 4 का मतलब कौन है, M। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टन्स NR/M। यावर विचार करा 2 मिनिट, हे कळालं पाहिजे। मतलब देखो एग्जांपल आपको बोला है कि 1 2 3 ऐसे 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड इसी तरह की ऐसे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है एंड ईच ऑफ रेजिस्टेंस बोला है आपको कितना है, 5 ओम है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इस ब्रांच के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 15, इस ब्रांच के लिए कितना होगा 15, इस ब्रांच के लिए कितना होगा 15। कैसे आ गया, एनआर किया ना, एन कितना है 3, आर कितना है 5, 5 इंटू 3 15, वही किया था हमने एनआर, ये न्यूमरेटर में आ गया। एंड अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में 15 15 15 तीनों आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल पैरेलल में होते तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस अपॉन कितने, मतलब पैरेलल में मतलब एन, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अगेन 15/3 करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे 3 का मतलब कौन था, m था, तो कितना आ गया ये NR/M। ये तो प्रॉब्लम का है कि n एंड m सेम था इसलिए कट हो गया, यहाँ पे nm डिफरेंट है तो NR/M रहेगा। मतलब अगर बोलेंगे कि 4 रो एंड 4 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है इन ईच रो, तो ये 4 ये कट हो जाएगा। लेकिन अगर 4 सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है एंड 10 रो है तो क्या होगा 4/10 होगा। क्लियर है। अब बोलो करंट कितना होगा, परत असं नको सांगून तू, MEN MNE सांगावं लागेल ना। कळतं काही काय चाललंय, नाव काय तुझं, देवानंद, देवानंद राम, तिसरा देव आला क्लासमध्ये आपल्या एक राम, एक देव, एक देवानंद, हरी नाही, हरी देव नाही, हरी कार्तिक आहे, तू पण आहे इंद्रनील, क्या होगा NE अपॉन कैपिटल R प्लस NR/M, ये होगा इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करने के लिए M/M से मल्टीप्लाई करेंगे, M ऊपर चला जाएगा मतलब M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाय MR प्लस NR, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये जो सिंपल लगता है वो याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आणि फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्यापेक्षा प्रोसेस लक्षात ठेवा। पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा डोकं खानारा हा एकमेव पॉइंट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड EMF ऑफ द बैटरी, बट जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते म्हणून त्याला स्किप नहीं करायचं आहे। जनरली नहीं आते तो आपके बैच में एक्सपेरिमेंट हो गया, आपके ऊपर तो आ सकता है। ठीक है, त्यामुळे याला प्रिपेयर करायचं, सिंपल है पण फक्त रिलेटेड नहीं, कनेक्टेड नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। व्हेन 10 cells each of EMF 1.5 volt
when 10 cell each of EMF 1.5 volt are connected in series having internal resistance 0.1 ohm, and if 20 such rows are there in the circuit, 20 such rows कुठलं ROW are in the circuit when connected across external resistance of 10 ohm, when connected across external resistance of 10 ohm, then calculate current flowing in the circuit. 300/201 करना डिवीजन 3/2 यानी 1.5 एम्पियर. अभी फॉर्मूला सामने था तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है ना. n कितना है 10, n नंबर ऑफ सेल्स कितने सीरीज में 3 10 कितने, यानी n इक्वल्स टू दिया है 10. ऐसे कितने रो है, तो रो को हमने m बोला है, m कितना बना 20, EMF कितना है 1.5, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम. ये डेटा है क्वेश्चन में. अब इसको पुट करने के लिए दोनों में से जो सिंपल लगता है उसमें पुट करो. क्या होगा m इंटू n म्हणजे 20 इंटू 10 200 इंटू 1.5 300. तो न्यूमरेटर में आ गया 300. डिनोमिनेटर में कौन है m इंटू r, m कितना है 20, 20 इंटू r 20 इंटू 10 200 एंड एन आर कितना है 0.1 इंटू 10 मतलब 1. तो कितना आएगा 300 अपॉन 201 मतलब डायरेक्ट 200. तो 0 0 कैंसिल, कितना आ रहा है 3/2 मतलब 1.5 वोल्ट एम्पियर, क्योंकि क्या ये इलेक्ट्रिक करंट आहे. ठीक आहे. आता सोपं वाटते कारण आता फॉर्म्युले समोर आहे, बघितलेलं आहे, बट यही अगर क्वेश्चन बन के आ गया वर्कशीट में एग्जाम में तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है. ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो. नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे देखो बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड आगे के टॉपिक्स में जितने भी सर्किट आएंगे कंप्लीट हो गई. सो टॉपिक का लास्ट पॉइंट है आगे किरचॉफ्स लॉज. राइट डाउन किरचॉफ्स KIRCHOFF किरचॉफ. K for cow, sorry, K for kite. KIRCHO प्रथम हे झालं का, नंतर WF किरचॉफ्स लॉज. मतलब कि देखो जब भी अब आगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा थ्रू द गिवन सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते टाइम वहां पे कुछ रूल्स वो ओबे करता है एंड वही एक्सप्लेन करने के लिए ये किरचॉफ के लॉ आते हैं. ठीक आहे, CF किरचॉफ असं काहीतरी होतं सोडून द्या. ठीक आहे, आपल्याला फक्त किरचॉफ आठवलं पाहिजे. इसने बेसिकली 2 लॉ बोले थे. राइट डाउन किरचॉफ फर्स्ट लॉ. नंबर 1 किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और उसको ही बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ. अब किरचॉफ्स करंट लॉ शॉर्ट फॉर्म क्या होगा KCL. तो पहले हम पढ़ रहे हैं नंबर 1 KCL. C फॉर करंट मतलब किरचॉफ का करंट का लॉ. ठीक है, क्या होता है, राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, algebraic sum of all the currents, algebraic sum of all the currents in any junction, algebraic sum of all the currents at any junction is always equal to 0.
algebraic sum of at any junction is always equals to 0. कशाची पण algebraic sum करंट लिहिलं ना, algebraic sum of all the currents at any junction is always equals to 0. नेक्स्ट पॉइंट लिखो जंक्शन. जंक्शन का मतलब चौक. जंक्शन का मतलब स्टेशन. स्टेशन नाही, कळतं का जंक्शन सगळ्यांना? काय असतं जंक्शन म्हणजे? चौक म्हणजे काय? वेरी गुड. तिकडून सगळीकडे जाता येतं. मतलब जहाँ से क्या होगा, रास्ता है वो स्प्लिट होगा. कळालं? स्प्लिट होगा मतलब कैसे? जैसे ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे. औरंगाबाद में जंक्शन है क्या? स्टेशन है. स्टेशन है उसका मतलब क्या होगा, एकच ट्रेन येते त्याच रूटनी चालले जाते, बरोबर. बट वही आगे मनमाड़ को जाएंगे तो क्या है वहाँ पे, तो वहाँ से ट्रेन से मुंबई जा सकते हैं, पुणे जा सकते हैं, औरंगाबाद जा सकते हैं, भुसावल जा सकते हैं, अदून कुठं पण जा सकते. समझ में आ रहा है ना? मतलब वहाँ से ट्रेन क्या होती है, स्प्लिट होती है. उसी तरह से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक पॉइंट होगा जहाँ से करंट स्प्लिट होता है, उसको बोला जाएगा जंक्शन. अब कहाँ पे होता है ये जंक्शन? ट्रेनचं सोडून इलेक्ट्रिकल सर्किट में. इथं लगेच मनमाड, मनमाड नंतर दुसरं जंक्शन. हां, पॅरलल कॉम्बिनेशन में. व्हेरी गुड. हां, अजून हे स्विच बोर्ड आहेत, हे जंक्शन आहेत ना. एक वायर इनपुट लेके आ गया, फिर वहाँ से हमने क्या किया, फैन, ट्यूब, पीसी, बोर्ड सबको सप्लाई दिया. मतलब वहाँ से करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है. मतलब वो क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा. कळालं जंक्शन म्हणजे काय असतं? लिहिलंय का? जंक्शन इज एनी पॉइंट. लिहा मग जंक्शन. हां काय, जंक्शन इज एनी पॉइंट. जंक्शन इज एनी पॉइंट at which current can split. आता कळलं? जहाँ पे करंट डिवाइड हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है. तो अभी पॉइंट पे आते हैं. किरचॉफ का करंट लॉ का स्टेटमेंट फिर से पढ़ो. क्या लिखा है कि कोई भी एक जंक्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल P इज द जंक्शन हियर. जंक्शन है मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ वायर्स या फिर सर्किट में नंबर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स कनेक्टेड रहेंगे. अब इसमें से एज्यूम करते हैं कि ये I1 एंड I2 दो इनपुट करंट है, एंड उनको छोड़ के ये I3 देन I4, यहाँ पे I5 एंड I6 ये कौन है, आउटपुट है. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे P क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा. क्या बनेगा, जंक्शन बनेगा. तो किरचॉफ ने बोला था इस जंक्शन पे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की अलजेब्रिक सम करेंगे तो ऑलवेज कितनी होती है, जीरो होती है. कितनी होती है, जीरो होती है. तो होगी क्या जीरो? अगर इनको हम ऐड करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल है क्या? नहीं. इसलिए हमने क्या किया है, साइन कन्वेंशन डिसाइड किया है. ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, साइन कन्वेंशन फॉर KCL. क्या होगा साइन कन्वेंशंस में? करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव. वेरी गुड. करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन इज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव. दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव. तो अब इक्वेशन में क्या चेंज होगा, देखो यहाँ पे I1 एंड I2 इनकमिंग है, मतलब I1 I2 पॉजिटिव रहेंगे. इनको छोड़ के जितने सारे करंट है वो क्या बनेंगे, निगेटिव. तो निगेटिव को अगर उस साइड में भेज देंगे तो ये बनेगा I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6. अब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा. मतलब कि एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, लिया मग नेक्स्ट पॉइंट, एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. बघा किती अवघड लॉ सांगितला किरचॉफने. जेवढं येतं तेवढं सगळं करंट अवे जातं जंक्शनपासून. मतलब इसको इनडायरेक्टली यही बोलना है कि ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है ये किसी भी करंट को कंज्यूम नहीं करता है. क्या करता है, कंजर्व करता है. कड़ा लगा, कंज्यूम नहीं कर रहा है मतलब यूज नहीं कर रहा है. क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है. मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट रख रहा है. किसकी,
करंट की, बट करंट मतलब कौन होता है? फ्लो ऑफ करंट, वेरी गुड। करंट मतलब कौन होता है? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ चार्ज होता है, कौन होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, वेरी गुड। इसका मतलब स्टार मार्क करके लिखो, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ यानी KCL एक्सप्लेन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। जितने चार्जेस आए थे सबके सब चले गए। हो गया? अशी काहीतरी डायग्राम ड्रॉ करून इक्वेशन लिहा. एवढे 5-6 घेतले नाही तरी चालेल, 2-3 घेतले तरी चालेल, कारण इनकमिंग आउटगोइंग. हो गया? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम सिंपल होते. सपोज आपको सर्किट दिया है, टू 2.3, 8.9, 0.1, 7.3, 2.4 ऐसे सर्किट गिवन है. तो आपको फाइंड करना है ये जो आई होगा इस ब्रांच में, उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कितना होगा. ये जो आई इस ब्रांच में, वो डायरेक्शन उसकी एंड मैग्नीट्यूड कितना होगा वो फाइंड करना है. ॲडिशन सबट्रॅक्शन व्यवस्थित करा. नाही, कोण आहे 3.8? देवेश. अरे श्रवण काय? इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट देखना है. इनकमिंग आउटगोइंग कळतं का कसं ओळखायचं? अब बोलो. वेरी गुड. 6.2 एम्पियर. कैसे अवे जाएगा या सर्किट में जाएगा? कसं कळालं? एक्स्ट्रा आहे ना, त्यामुळे बाहेर जाईल अवे. देखो इनकमिंग कौन है? 2.3 इनकमिंग आउटगोइंग है. वेरी गुड. 8.9 कौन है? एंड 2.4 कौन है? पॉजिटिव मतलब टोटल इनकमिंग. तो टोटल इनकमिंग के लिए 2.3 प्लस 8.9 प्लस 2.4 इनकी एडिशन करनी पड़ेगी. ठीक है, अब बोलो एडिशन. 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, 13 प्लस 3, 16 का 6 इधर, 1 इधर, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 5 प्लस 8, तो 13.6 हो गया टोटल इनकमिंग करंट. हे कळालं सगळ्यांना. अब आउटगोइंग कौन है? ये दोनोंच है. कितने होंगे? 7.3 प्लस 0.1, तो ये माइनस बनेगा 7.4. तो 6 माइनस 4, 13 माइनस 7,
6.2 एम्पियर ये करंट होगा पॉझिटिव्ह मतलब आउटगोईंग. काय करतो ते 1.4 वाले श्रवण? काय मला नाही कळालं. 2.4 मध्येच चाललंय ना, बरोबर आहे. आता कळालं, इथे सोडून. आई की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करो. इनकमिंग आउटगोइंग, आउटगोइंग. कैसे? टोटल इनकमिंग कौन कौन है? 7.8 है, उसके बाद 9.2 है एंड और एक 20.6 है. एडिशन 6 + 2 8, 8 + 8 16, 1 10 7 कितने आ रहे हैं? 37.6. ये हो गया टोटल इनकमिंग. आउटगोइंग कौन है? 10.4 यानी कितना आ रहा है? 27.2. पॉजिटिव मतलब कौन सा होगा? ये आउटगोइंग करंट होगा. कड़ा लो. काय? आउटगोइंग, आउटगोइंग नॉट इनकमिंग, इधर जाने वाला होगा. कसं कसं कळणार आहे? तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आपण नंबर वरती मोठा घेतला ना, त्यामुळे आलं ते. बट जर जास्तीचं करंट है सर्किट में, इसका मतलब उसको बाहर जाना पड़ेगा ना. नेट करंट 0 हो रहा है, इसलिए आउटगोइंग. अगर ये कम होता करंट तो उसके में इनकमिंग रहता. ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल 2.7, 3.11, 19.4, 73.8, 305.6. तो आई फाइंड करो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बरेच दिवस झाले की ॲडिशन सबट्रॅक्शन करून. इनकमिंग आउटगोइंग. अब इनकमिंग लगेगा, कमी पड़ता है ना करंट. देखो टोटल इनकमिंग पहले से कितना है? 2.7 प्लस 3.1 प्लस 19.4 प्लस 73.8, इतना ही इनकमिंग है. तो एडिशन कितनी आ रही है? कितनी? 99.0. अब आउटगोइंग कौन है? समझ में आ रहा है? मतलब आउटगोइंग करंट ज़्यादा हो गया, इनकमिंग तो कम है. इसका मतलब यहाँ से करंट को अंदर डालना पड़ेगा. इनकमिंग चाहिए कंपलसरी. कितना चाहिए उसके लिए? 305.6 माइनस 99 कितना आता है? 206.6 एम्पियर. असंच ना? क्लियर है? फिर अभी ये था किरचॉफ का करंट लॉ. अभी उसकी सिमिलर है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बट वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइम कंज्यूमिंग है. तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे. यही तक का सिलेबस कल की टेस्ट में आएगा. कळालं ना? कल की म्हणजे
मंडे की टेस्ट में किरचॉफ्स करंट लॉ तक। काय इनकमिंग कळालं का? गुड, वेरी गुड। चलो तो मैक्सिमम क्वेश्चन मंडे को रहेंगे बेस्ड ऑन रेजिस्टर, उसके कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स करंट लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, म्हणजे पूर्ण सिलेबस।